हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसके लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं भारतीय प्राचीन इतिहास की। पिछली क्लास में हमने इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत ऋग्वेद काल के बारे में जाना था। आज हम ऋग्वेद के बाद जो टाइम पीरियड चला, जिसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेद के बाद कई ऐसे ग्रंथ आए जिनके आधार पर उत्तर वैदिक काल को जाना जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल का इतिहास है, ये उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वेद के बाद हुई थी। ये जो उत्तर वैदिक काल है, इसका टाइम पीरियड अगर कहा जाए तो ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वेद को सूक्त में बांटा गया है। सूक्त का जिसका अर्थ होता है मंत्रोच्चारण, स्तुति, इस तरह से इसको बांटा गया था। अब जब ऋग्वेद के बाद जो 3 ग्रंथ आए, इन 3 ग्रंथों के आधार पर ही उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जाना जा सकता है। तो आइए हम जानते हैं ये 3 वेद कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो 3 प्रमुख वेद थे वो थे, उसमें से एक है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सूक्त या मंत्रों को धुन में बांधा गया था। धुन का मतलब है, जैसे हमने ऋग्वेद में पढ़ा था कि उस समय पर क्या होता था, सीधे सीधे मंत्रोच्चारण लिखे जाते थे और पढ़े जाते थे। लेकिन अब इसमें क्या था, जो सामवेद की रचना हुई थी, इसमें जो भी मंत्र और सूक्त होते थे, इनको गाकर स्तुति की जाती थी, एक धुन में बांधा जाता था और स्तुति की जाती थी। ऐसे ही जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में जो मंत्रोच्चारण होते हैं उनको अनुष्ठान के रूप में उपयोग किया गया। जैसे जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उनमें हवन इत्यादि में मंत्रोच्चारण के साथ साथ हवन किया जाता था। तो ये यजुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है। ऐसे ही अथर्ववेद है, जिसमें जो भी व्याधियां हैं, विपत्तियां हैं, इन सब के निवारण के लिए तंत्र, मंत्र इत्यादि का वर्णन हमें अथर्ववेद में मिलता है। तो इस तरह जो उत्तर वैदिक काल है, इसमें ये 3 प्रमुख ग्रंथ हुए, माफ़ कीजिएगा, ये 3 प्रमुख ग्रंथ हुए जिनके आधार पर हम उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हैं। इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से इस काल में वहाँ की संस्कृति के बारे में भी पता चला। जैसे कि हम अभी तक देखते आ रहे थे, जो मिट्टी के बर्तन बने आ रहे थे, वो उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मिट्टी, जैसे जो ब्राउनिश मिट्टियाँ होती हैं, उसमें भी चित्र, छोटे छोटे जो पेंटिंग जिसको बोलते हैं, उस तरह के बर्तनों का उपयोग किया जाता था। ऐसे हमको साक्ष्य मिले हैं, इन ग्रंथों के माध्यम से पता चलता है। वैसे ही लौह अवस्था के पुरातत्व, जिससे यहाँ ये पता चलता है कि जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे उनको लोहे का ज्ञान होगा। तो ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक पश्चिम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में लोगों के बसने का पता चलता है। तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में जब हमने जाना था कि आर्य जो ऋग्वेद काल में भारत आए थे, इस काल में हमें ये पता चलता है कि जो विस्तार हुआ था वो इन्हीं क्षेत्रों में हुआ था। तो इस काल को हम आर्यों के विस्तार के काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस काल में आर्यों ने क्या किया था, अपना क्षेत्र विस्तार शुरू कर दिया था। जैसा कि आप में ये मैप देख रहे होंगे, इन्होंने इस काल में अपना जो विस्तार था, राज्य का विस्तार था, जो एक
छोटे छोटे कबीले थे वो अब क्या बनने लगे थे, प्रादेशिक राज्य बनने लगे थे। और जो कबीले के सरदार होते थे उनके नाम पर इन राज्यों को जाना जाता था, जैसे कुरु, पांचाल इत्यादि। तो इस तरह से जो हम ये टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं वो इस समय पर जो क्षेत्र विस्तार था, जो आर्यों का राज्य विस्तार था, वो इस समय पर होना शुरू हो गया था। और जो ये परिवर्तन हो रहे थे, ये जैसे हम राज्य विस्तार की बात कर रहे हैं, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी परिवर्तन हो रहे थे ये एक साथ तो हुए नहीं थे। ये परिवर्तन जो हुए थे ये भी एक टाइम पीरियड में हुए थे। जैसे 500 साल का हम जो टाइम पीरियड बोलते हैं, जो 1000 ईसा पूर्व से, मैंने बताया आपको कि 500 ईसा पूर्व में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे जिनको हम इस तरह से टाइम पीरियड के माध्यम से समझ सकते हैं। तो 1000 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व हम मानकर चलते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या हुआ था, आर्यों का विस्तार होना शुरू हुआ। आर्यों ने विस्तार कैसे किया कि पहले तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में आया। ऋग्वेद काल आपने पढ़ लिया होगा पिछली बार जो मैंने क्लास में लेक्चर दिया हुआ है, किस तरह से आर्यों का यहाँ पर आगमन हुआ। उसके बाद जो भी यहाँ पर रह रहे थे उनको परास्त किया और अब यहाँ पर उन्होंने अपना विस्तार करना शुरू किया। और जो ये टाइम पीरियड था इसमें इन्होंने क्या किया, जो छोटे छोटे कबीले थे ये प्रादेशिक राज्य के रूप में उभरने लगे थे। हर एक जो कबीले का सरदार था वो उसका वहाँ का जो शासक बोलते हैं या राजा कह सकते हैं वो हुआ करता था। इसी तरह इस काल में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। ये वही वैदिक ग्रंथ हैं जिनको वेद, दर्शन और वेदांग के नाम से जाना जाता है। तो जैसे हमने बताया कि जो वेद थे, ये 3 वेदों के बारे में आपने जाना। ये 3 वेद ही आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था बताते हैं। इसी तरह दर्शन, जो कि उस समय पर शिक्षा, जो वेद दर्शन थे ये उस समय पर शिक्षा के बारे में बताते हैं। वेदांग वहाँ के संस्कार के बारे में बताते हैं। तो इस तरह हम इन सब के बारे में भी आगे जानेंगे। धर्म अनुष्ठान में इस काल में परिवर्तन होना शुरू हो गए थे। जैसा मैंने बताया कि जो पूजा पाठ का तरीका था, अनुष्ठान का तरीका था, वो धीरे धीरे परिवर्तित होना शुरू हो गया था। इसी तरह राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था में काफ़ी सारे परिवर्तन इस काल में देखे गए हैं। दर्शनों की रचना जो इस काल में की गई थी उसके बारे में यहाँ पर मैंने इस चार्ट के माध्यम से समझाया है आपको। जो दर्शन थे ये मुख्य रूप से 6 दर्शन थे। जैसे हम सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो ये ग्रंथ का नाम था सांख्य सूत्र, जिसे कपिल मुनि ने लिखा था। इसी तरह अगर हम योग की बात करते हैं जिसमें योगा अभ्यास कहा जाता है, तो इसे किसे लिखा था, इसे लिखा गया था पतंजलि ने, जो ग्रंथ है उसका नाम है योग सूत्र। आज तो जो ही योग की हम बात करते हैं, ये योग भारत से ही शुरू हुआ था और आज आप देख रहे हैं कि ये विश्व में भी योग दिवस के रूप में इसको अब मनाया जाता है। योग की कितनी महत्ता है ये हमको अभी पता चलता, जो शुरू कहाँ से हुई है, भारत से। इसी तरह न्याय दर्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें न्याय सूत्र की रचना की गई थी जो कि महर्षि गौतम के द्वारा की गई। इसी तरह कणाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन, जिसको वैशेषिक सूत्र कहा जाता है, इसकी रचना की गई। ये भी लगभग न्याय ग्रंथ की तरह ही समानता रखता है। इस तरह मीमांसा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसको पूर्व मीमांसा और उत्तरी मीमांसा कहा जाता है। पूर्व मीमांसा जिसे जैमिनी ने लिखा था और उत्तरी मीमांसा जिसे वाद नारायण द्वारा लिखा गया। इस तरह
जो ये 6 दर्शन आप देख रहे हैं, इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में की गई। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम जानते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजकीय स्थिति की बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया कि आर्यों ने इस काल में विस्तार करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले जो राज्यों की हम बात करते हैं कि नए नए राज्य उभरने लगे थे। ये राज्य कौन से थे? ये वो कबीले हुआ करते थे जो कि प्रादेशिक राज्य के रूप में उभर रहे थे। जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे, गांधार, कुरु, पांचाल, कौशला, विदेह, ये सब जो राज्य थे ये एक पहले क्या हुआ करते थे, कबीले के नाम, कबीला जो होता था, कबीले का सरदार होता था, उसके नाम पर ही यहाँ पर जो जनजाति कबीले थे और वो धीरे धीरे किसमें बनने लगे थे, नए राज्य के रूप में इस काल में उभरना शुरू हो गए थे। तो इस तरह से उत्तर वैदिक काल में नवीन राज्यों का उदय होना शुरू हुआ। राजकीय प्रभुत्व, जो प्रशासन व्यवस्था थी, जिसको हम ये कहते हैं कि जो राजा था उसका प्रभाव बढ़ने लगा था। सभा समिति जो थी उनका तरीका बदल गया था। राजा और अभिजात्य वर्ग जो थे वो सभा समिति से भी ऊपर माने जाने लगे थे। स्त्रियों का सभा समितियों में प्रवेश निषिद्ध हो गया था। जैसा हमने ऋग्वेद में देखा था कि सभा समितियों में महिलाएं भाग लेती थीं, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का सभा समिति में प्रवेश निषिद्ध हो गया, मतलब उनको मनाही हो गई थी। वो इस काल में सभा समितियों में भाग नहीं ले सकती थी। कुलीन और ब्राह्मण का इस काल में प्रभुत्व बढ़ने लगा था। आगे जानते हैं हम, राज्यों का जो आकार था वो बढ़ने लगा था। अब जो एक राज्य में कोई राजा अगर होता था तो वो अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाह रहा था। तो इसी तरह जो राजा विस्तार करता था वो अधिक शक्तिशाली होता जाता था। जैसे कि हम अगर कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो वो भी, जब हम मगध साम्राज्य की बात करेंगे कि किस तरह से मगध साम्राज्य उभरा और धीरे धीरे जो भी ये आपको राज्य दिखेंगे छोटे छोटे, ये एक मगध साम्राज्य के रूप में हो जाएंगे। सबसे पहले महाजनपद के बारे में हम जानेंगे इसी के बाद। तो इस तरह से जो राज्यों का आकार था वो बढ़ने लगा था इस काल में। आगे हम जानते हैं निर्वाचन पद्धति। तो जो उत्तर वैदिक काल था यहाँ पर भी राजा या प्रधान, इसका निर्वाचन होता था। मतलब जो व्यक्ति गुणवान है, उसके पास योग्यता है तो वो राजा बन सकता था, लेकिन वो कौन होना चाहिए, वो राजा ही के ही कुल का होता था। तो जो व्यक्ति गुणों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था वही राजा चुना जाता था। महाभारत काल में जो चुनाव हुआ था युधिष्ठिर और दुर्योधन के समय पर, तो उस समय पर भी दोनों ही इक्वल योग्यता रखते थे, लेकिन जो चुनाव हो रहा था, चुनाव के बाद जो लोगों की सहमति हुई तो उसमें युधिष्ठिर को राजा के रूप में चुना गया था। तो इस तरह से जो चुनाव होता था वो लोगों की सहमति से ही माना जाता था। आनुवांशिक पद हो गया था। जो राजा का पद था वो आनुवांशिक हो गया था। तो इसमें क्या होता, जो राजा का बेटा है वही आरी बनेगा, मतलब राजा के बाद वही राजा बनेगा, ऐसा प्रचलन में आ गया था। राजा सामान्य कुलजनों, जिनको विश कहा जाता है, उनसे भेंट प्राप्त करता था। जैसा हमने पिछले लेक्चर में बताया कि जो कर की प्रणाली थी उसमें राजा को भेंट दी जाती थी, जिसे बलि कहा जाता था। इस समय पर भी यही व्यवस्था थी, लेकिन अब राजा ने क्या सोचा कि जो बाद में हम ये जो प्रथा है, जो भेंट राजा को दी जाती है, ये मेरे जो आने वाले वंश के जो उत्तराधिकारी हैं उनको ही मिलती रहे। तो ऐसी व्यवस्था कर दी कि जो राजा का पद है वो उसके ही पुत्र को या उसके जो भाई हैं, मतलब जो उसी के कुल के हैं, उसको मिले।
वो अपने अधिकार और पद को बनाए रखना चाहता था, इसीलिए इस काल में आनुवंशिक पद का प्रचलन शुरू हो गया और इस प्रकार राजा के उत्तराधिकारी उसके ज्येष्ठ पुत्र को मिलने लगा था। आगे हम जानेंगे जो यज्ञ अनुष्ठान होते थे। राजा होते थे वो अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए और उसका और विस्तार करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान करते थे। इसी तरह के यज्ञ अनुष्ठान में राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का पता चलता है। राजसूय यज्ञ ये एक ऐसा यज्ञ होता है जिसमें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त की जाती हैं। जैसे जो हवन इत्यादि करते थे तो उस समय पर भगवानों के भी आशीर्वाद लोगों को मिलते थे, मतलब होम होता था तो एक वो दिव्य शक्ति मिलती थी राजाओं को, ऐसा हमें ग्रंथों से ज्ञात होता है। इसी तरह अश्वमेध यज्ञ होते थे जिसमें एक अश्व या घोड़ा छोड़ा जाता था और वो बिना रुके जितने क्षेत्रों में घूमता था और उतने क्षेत्रों में जो राजा ने वो अश्व छोड़ा है अनुष्ठान करके, वो राजा उतने क्षेत्रों का मालिक समझा जाता था, वो राजा उतने क्षेत्रों पे उसका अधिकार हो जाता था। इस तरह से राजा अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए यज्ञ अनुष्ठान भी करते थे। तो हमने अब जाना कि जो राजनीतिक स्थिति थी उत्तर वैदिक काल में वो कुछ इस प्रकार से थी। इसी समय पर जो कुरु राज्य था वो अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था। जैसा आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे कि जो राज्य का विस्तार था वो कुरु वंश था। उसने कौशल, विदेह, अंग इस तरह से जो साम्राज्य विस्तार किया था, अपना विस्तार करना इसने शुरू कर दिया था। इसी काल के दौरान महाजनपद काल भी उभरना शुरू हो गया था, जिसे 16 महाजनपद के नाम से जाना जाता है। ये 16 महाजनपद जो थी ये मगध, उज्जैन, वत्स, वज्जी, कौशल, पांचाल, कुरु, सूरसेन, गांधार, इस तरह से ये जो महाजनपद थी, इस तरह से ये 16 राज्य महाजनपद के रूप में जाने जाते थे। महाजनपद के बाद गणतंत्र एवं राजतंत्र भी शुरू हो गया था। मगध साम्राज्य की जब हम बात करेंगे उसी दौरान पर महाजनपद के बारे में भी समझेंगे और ये जो ड्यूरेशन है महाजनपद का ये इसी समय पर शुरू हो गया था। न्याय व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में जो न्याय व्यवस्था थी उसमें भी जैसा कि हमने जाना कि जो राजकीय प्रभुत्व बढ़ रहा था तो जो न्याय की व्यवस्था थी इसमें न्याय का अधिकारी भी राजा हुआ करता था। मतलब जो भी निर्णय होता था वो राजा की ही सहमति से होता था। तो इस तरह की कुछ न्याय व्यवस्था थी। तो इस तरह से हमने जाना कि जो राजनीतिक व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल की वो कुछ इस प्रकार से थी। आगे हम उत्तर वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। सामाजिक स्थिति की बात की जाए उत्तर वैदिक काल में तो इसमें जो हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं वो वर्ण व्यवस्था का जो प्रारंभ माना जाता है वो उत्तर वैदिक काल से ही माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में यहाँ की सामाजिक दशा में समाज वर्णों पे विभाजित हो गया था। अपने अपने जैसे जन्म के आधार पर अपने कर्म का वो अनुसरण करते थे लोग। सामाजिक स्थिति में वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत है वो उत्तर वैदिक काल से ही मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी जो कि 4 भागों में विभक्त थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त वर्ण था। इनका कार्य क्या था? ये यज्ञ कराते थे, वेदों का अध्ययन करना, शिक्षा देना, दान लेना आदि ये इनके कार्य हुआ करते थे। क्षत्रिय वर्ग समाज का जो दूसरा वर्ग था
ये प्रमुख वर्ण था जो कि शासन करना, युद्ध में नेतृत्व करना, सुरक्षा प्रदान करना, शासन करना, यज्ञ कराना, दान देना आदि इनके कार्य हुआ करते थे। ऐसे ही वैश्य वर्ण था जो कि तीसरा प्रमुख वर्ण था। इसका कार्य था कृषि, पशुपालन, व्यापार करना, यज्ञ कराना, दान देना, वेदों का अध्ययन इत्यादि वैश्य वर्ग करते थे। और जो समाज में सबसे निम्न वर्ण था, जिसका कार्य था सेवा करना, कार्य के लिए बुलाया जाता था, मतलब अगर राजा को कुछ कार्य कराना है तो इस वर्ग को बुलाया जाता था या भेजा जाता था। तो इस तरह से जो सेवक के रूप में कार्य था ये शूद्र का माना जाता है। तो इस तरह से जो वर्ण व्यवस्था की प्रारंभ है या शुरुआत जिसको हम बोलते हैं वो उत्तर के वैदिक काल में इस तरह से देखी गई है। सामाजिक जो दशा थी वो उत्तर वैदिक काल में पुरुष प्रधान समाज था। पितृसत्तात्मक परिवार हुआ करते थे, मतलब जो परिवार में जो अधिकार था वो बढ़ने लगा था। परिवार में पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया जा सकता था। ज्येष्ठाधिकार का प्रचलन प्रबल होता चला गया। जो पूर्वज होते थे, मतलब इस काल में जो हम पितृ पूजा जो बोलते हैं, वो जो पूर्वजों की पूजा होती थी वो इस काल में चलना शुरू हो गई थी। महिलाओं की बात करते हैं तो इस काल में स्त्रियों का दर्जा धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया और उनको पुरुषों के अधीनस्थ समझा जाने लगा था। तो इस तरह से कुछ पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था थी। गोत्र व्यवस्था देखी गई थी। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हो गई थी। गोत्र के बाहर विवाह किया जाता था, जैसा हिंदू धर्म में या हम धर्म में देखते हैं कि जो गोत्र प्रणाली है उसको आज भी प्रचलन में देखा जाता है कि संगोत्र विवाह में नहीं किए जाते, संगोत्र में विवाह करना निषेध माना जाता है। इसी तरह इस काल में आश्रम व्यवस्था हुआ करती थी। आश्रम व्यवस्था जिसको हम 4 भागों में विभाजित मानते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जो आश्रम व्यवस्था थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था देखी गई है। तो जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम की हम बात करते हैं तो वो जो टाइम होता है वो कहलाता है 0 से 25 ईयर्स, है ना। जो शिक्षा है, शिक्षा ग्रहण करना, अपने आजीविका की ओर उसको लेकर जाना, ये कहलाता है ब्रह्मचर्य आश्रम। गृहस्थ आश्रम जो कि 25 से 50 साल तक का इसमें माना गया था, उसमें क्या होता है कि जो धन अर्जित करना और विवाह आदि इसमें देखा गया। वानप्रस्थ आश्रम जिसमें कि जो घर गृहस्थ के बाद एक संन्यास की ओर बढ़ना वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। तो इस तरह से जो आश्रम व्यवस्था थी वो उत्तर वैदिक काल में देखी गई। धर्म अनुष्ठान, यज्ञ इस संस्कृति का आधार हो गए थे। जैसे अनुष्ठान, मंत्र, विधियों की बात करते हैं तो वो अब इस समय पर अधिक प्रचलन में आ गए। जैसा हमने पिछले जो क्लास ली थी उसमें देखा था कि इंद्र को महत्व दिया जाता था, तो इस काल में क्या होने लगा था कि उत्तर वैदिक काल में सृजन का देवता प्रजापति माना जाता था। पशुओं के देवता को रुद्र के रूप में जाना जाता था और भगवान विष्णु को रक्षक और पालक के रूप में पूजा जाता था। इसी काल में मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। तो जो ये ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें इन सब सामाजिक व्यवस्थाओं का वर्णन मिलता है। किस तरह से धर्म अनुष्ठान शुरू हो गए थे, किस तरह से इस काल में मूर्ति पूजा का प्रारंभ होने का आभास मिलता है। 600 ईसा पूर्व के आसपास ही उपनिषेधों का भी संकलन किया गया। तो
तो जो ये टाइम पीरियड था, इस समय पर काफ़ी सारे परिवर्तन धीरे धीरे देखे गए थे। सार्वजनिक यज्ञ का भी हमें पता चलता है। ये सार्वजनिक यज्ञ कैसे हुआ करते थे? ये वैसे ऐसे यज्ञ थे जिसमें राजा और प्रजा दोनों ही सम्मिलित रूप से भाग लेते थे। तो इस तरह से जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कुछ इस प्रकार थी। और इसी समय पर जो महिलाओं की स्थिति थी वो, अब उत्तर वैदिक काल में जो हम महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं तो जैसा हमने देखा कि सभा समिति में इनको भाग लेने से मनाही थी, निषिद्ध कर दिया गया था। पितृसत्तात्मक परिवार थे जहाँ पर पिता का महत्व अधिक था। दूसरी बात कि जो महिलाओं की स्थिति थी उनको पुरुषों के अधीन समझा जाता था। तो इस तरह से जो उत्तर वैदिक काल था यहाँ पर महिलाओं की स्थिति निम्न होती चली गई। आगे हम जानते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्थिक व्यवस्था के बारे में। उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में था। कृषि क्षेत्र में औजारों के, लोहे से बने औजारों का प्रयोग किया जाने लगा था। वैदिक काल में जो लोग जौ उपजाते रहे, इस काल में जौ के साथ साथ चावल के भी अवशेष मिलते हैं। तो अभी तक हमने जाना था, जब हमने सिंधु सभ्यता की बात की थी, जब हमने ऋग्वेद काल में जब क्लास लिए में चर्चा की थी, उसमें हमने ये जाना था कि जौ की उत्तम किस्म भी मिलती है। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें जौ के साथ साथ गेहूँ और चावल उपजाने का भी प्रमाण मिलते हैं। साथ ही उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग करना शुरू हो गया था। पशुपालन, इस काल में जो पशुपालन था वो भी प्रचलन में था। पशुपालन को व्यवसाय के रूप में प्रयोग किया जाता था। जैसे कि जिसके पास पशु हैं तो वो दूध, दही, इस तरह से व्यापार किया करता था। तो पशुपालन जो था वो एक जीविका का साधन हुआ करता था। जो इस काल में हमें मिट्टी के बने बर्तन, जिनको मृदभांड कहते हैं, वो प्रकार के मृदभांड से यहाँ के लोग परिचित थे। वो कौन कौन से थे? पहला था जैसे जिसकी हमने बात की, जो चित्रित मृदभांड था। और हर जो मृदभांड होते थे इनके अलग अलग प्रयोग हुआ करते थे। जैसे लाल मृदभांड, काली पॉलिशदार मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, लाल मृदभांड। तो ये जो 4 प्रकार के मृदभांड थे, ये भी, जिसमें से चित्रित धूसर मृदभांड की बात करते हैं तो ये राजसी प्रयोग में भी उपयोग किए जाते थे। तो ये अलग अलग तरह के 4 जो मृदभांड थे, इनको बनाने का इनको तरीका आ गया था। इसी तरह अगर हम शिल्पकला की बात करते हैं तो इस काल में लोहे की वस्तुओं का उपयोग शुरू हो गया था। तो एक जो लोहार थे वो लोहे के उपयोग की चीज़ें बनाया करते थे। धातुकारों की जानकारी मिलती है। तांबे की वस्तुएं बनना शुरू हो गई थी। और जो महिलाएं होती थी वो बुनाई इत्यादि करती थी। तो जो इस तरह से शिल्पकला की बात करते हैं तो यहाँ पर बुनाई का कार्य किया जाता था। धातुओं की वस्तुएं बनाई जाती थी। मिट्टी और लकड़ी से भी शिल्प में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। इसी तरह अगर हम शिल्पकला की बात करते हैं तो पत्थरों से, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनसे मंदिरों का भी निर्माण किया जाता था। जैसा आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। तो जो शिल्पकला थी वो इस काल में अपनी उत्तम अवस्था में थी। इसी तरह जो उत्तर वैदिक काल है, यहाँ पर व्यापार व्यवसाय विदेशों में भी किया जाता होगा, ऐसे हमें उल्लेख मिलता है कि जो व्यापार व्यवसाय था उसकी समुद्र यात्रा का उल्लेख हमें ग्रंथों से प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो हमने जाना वैदिक काल की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने
उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था के बारे में जाना। ये जाना कि किस तरह से उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार हुआ था और किस तरह से उन्होंने अपना राज्य विस्तार करते हुए इस वहाँ की जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी उसमें परिवर्तन किया। आगे लेक्चर में हम बात करेंगे उस समय पर जो परिवर्तन धार्मिक देखे गए हैं, उन सब की हम आगे चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।